नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने परिवार टीसीएस पाठशाला में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बाहुबली बैच में अभी तक की क्लास में हम लोगों ने भारत के राजनीतिक परिचय एवं भारत के प्राकृतिक परिचय को बहुत ही अच्छी तरीके से और मैपिंग के साथ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसी से संबंधित 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कभी न कभी एग्जाम में आए हैं और भविष्य में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। तो आज हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, कल फिर से एक बार 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और इसमें हम लोग 100 प्रश्न को देखने के बाद फिर हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। कहने का मतलब यह है कि पाल घाट जो है वह एक स्थान है और यहीं पर एक दर्रा है जिसका नाम है पाल घाट दर्रा। और यह पाल घाट दर्रा जो है दो राज्यों के बीच में स्थित है। किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? तो हम लोग कहेंगे यह जो है केरल प्लस तमिलनाडु के बीच में स्थित है। केरल प्लस तमिलनाडु के बीच में है, लेकिन यहां पर तो राज्य दिया ही नहीं गया है। यहां पर दिया गया है कि नीलगिरी और कार्डामम पहाड़ियों के बीच, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच, अन्नामलाई और कार्डामम पहाड़ियों के बीच, या कार्डामम पहाड़ियों और पालिनी पहाड़ियों के बीच। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। यहीं पर ध्यान देना, एक और दर्रा है, दोनों दर्रों को याद रखना। सबसे पहले क्या है, एक तो है, ध्यान से समझना, एक तो है पाल घाट। क्या है? तो हम लोग कहेंगे एक है पाल घाट। दूसरे नंबर पे कौन है? तो हम लोग कहेंगे एक है सेन कोट। और ये दोनों के दोनों दर्रे कहां पर हैं? तो हम लोग कहेंगे ये दोनों के दोनों दर्रे जो है वह केरल और तमिलनाडु के सीमा पर है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जब भी प्रश्न पढ़ना तो पहले पूरा प्रश्न पढ़ना। यहां पर दिया गया है सुमेलित नहीं है, यह भी हो सकता है सुमेलित है अथवा सुमेलित नहीं। तो क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहला है सिपकीला। हम लोग जानते हैं क्या है सिपकीला, तो एक दर्रे का नाम है। कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे हिमाचल प्रदेश में है। इसका मतलब ये है कि ये तो हो गया सही, ये तो सुमेलित है। लिपुलेख दर्रा कहां पर है? तो क्या लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश में है? हम लोग कहेंगे गलत है। क्यों? क्योंकि लिपुलेख दर्रा कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे ये है उत्तराखंड में। कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे ये है उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, सही है। जोजिला दर्रा कश्मीर में है, सही है। तो इसका मतलब सुमेलित नहीं है, तो इसमें सुमेलित ये वाला नहीं हो जाएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। हाँ, अगला प्रश्न आ गया है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी उत्तर बता सकते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर वही प्रश्न आया है, सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। चलिए, सिपकीला दर्रा कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे हिमाचल प्रदेश में है, सही है। बोमडिला दर्रा कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में है, सही है। नाथुला दर्रा कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम में है। कहां पर है? सिक्किम में है। और सिक्किम में कौन सा दर्रा है? तो हम लोग कहेंगे एक दर्रा है जेलेपला दर्रा। कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे और एक है जेलेपला दर्रा। इसका मतलब यह है कि इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही, सॉरी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाथुला दर्रा जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आज हम लोग बेसिकली ये देख रहे हैं कि वास्तव में जो चीजें हम लोगों ने पढ़ा है वहां से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप भी इस वीडियो के माध्यम से आप देखिएगा कि वास्तव में आप कितने प्रश्न कर ले रहे हो, कितने प्रश्न नहीं कर रहे हो। साथ ही साथ प्रश्नों के उत्तर भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से देते रहिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया। कहने का मतलब एक दर्रा है जो 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद क्या कर दिया गया था? तो हम लोग कहेंगे बंद कर दिया गया था, जिसे 2006 में पुनः खोल दिया गया। 2006 में पुनः खोल दिया गया। तो वो कौन सा दर्रा है? तो हम लोग कहेंगे वो हो जाएगा नाथुला दर्रा।
कहां पर है? अभी मैंने बताया सिक्किम में है। ये कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे ये है लद्दाख दर्रा। कहां पर है? लद्दाख दर्रा। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को ध्यान से पढ़ना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कहने का मतलब यहां पर दिया गया है दर्रे और यहां पर दिए गए हैं राज्य, और आपको चुनना है कि ये जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस तरह के प्रश्न होते हैं सबसे आसान, लेकिन विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं कि इसके उत्तर को देना कैसे है, जिसके कारण हो जाता है गलत। कैसे करेंगे ध्यान से समझना। चलिए इस तरह के प्रश्न को हमेशा सिर्फ एक को देखना जो आपको पता हो। जैसे मान लेते हैं कि ये आपको पता हो कि बनिहाल दर्रा जो है वह कहां पर है। मान लेते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में है, आपको पता है। तो सिर्फ क्या करोगे, आप ये देखोगे कि ए के नीचे कहां पर 2 लिखा हुआ है। आप चले जाओगे ए के पास में और देखोगे कि ए के नीचे कहां पर 2 लिखा हुआ है, तो आप पाओगे यहां पर 2 लिखा हुआ है, यहां पर 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा, ये वाला तो हो जाएगा दोनों के दोनों गलत। फिर एक पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं नाथुला दर्रा कहां पर है, हम लोगों को पता है सिक्किम में है। इसका मतलब ढूंढेंगे कि बी के नीचे 3 कहां पर है, तो बी के नीचे देखेंगे यहां पर 1 है, यहां पर 3 है। इसका मतलब ये तो गलत हो गया, बचा कौन सा? ये। और इसका मतलब ये है कि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बी हो गया सही। इस तरह के प्रश्न को क्या करोगे, सिर्फ देखोगे कौन कौन सा सही है, तो इसके माध्यम से आप देख भी लोगे। नीति दर्रा कहां पर है? उत्तराखंड में। आप तो देखोगे सी के नीचे 4 होगा, तो देखो सी के नीचे 4 है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, डी के नीचे 1 है, तो डी के नीचे 1 है। तो सब नहीं भी पता होगा तो 1 या 2 उत्तर पता होंगे, तो उसके आधार पर भी सही उत्तर आप दे सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, माना दर्रा स्थित है। तो हम लोग कहेंगे माना दर्रा कहां पर स्थित है, तो हम लोग कहेंगे माना दर्रा है उत्तराखंड में। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात किया जाए, यहां पर कौन कौन से दर्रे हैं, तो यहां पर देखा जाए तो पहले जम्मू कश्मीर अकेले हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी हो गया है और लद्दाख भी हो गया है। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, जैसे तो एक हो गया बनिहाल दर्रा, और यहीं पर जवाहर सुरंग है, और हो गया पीर पंजाल दर्रा। कौन सा हो गया? पीर पंजाल दर्रा। सही है कि नहीं सही है? और यहीं पर देखा जाए, यहीं पर और कौन सा है, तो उसके बाद यहां पर देखा जाए तो 2 ही मुख्य हैं, और इधर देखा जाए तो लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं, तो लद्दाख में बहुत सारे दर्रे हैं। जैसे एक देखा जाए तो काराकोरम दर्रा है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। फिर देखा जाए कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे लद्दाख में ही देखा जाए तो एक है बुर्जिल दर्रा। आगे बात किया जाए और कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे यहीं पर है जोजिला दर्रा, और जोजिला दर्रा भी यहीं पर है। लेकिन यह है कि लद्दाख विकल्प में नहीं रहेगा, तो हम लोग जम्मू कश्मीर को सही करेंगे। तो माना दर्रा कहां पर स्थित है, तो हम लोग कहेंगे उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, कौन कौन सा? एक है नीति दर्रा, एक है माना दर्रा, और एक है लिपुलेख दर्रा। कौन कौन सा? माना, नीति और लिपुलेख दर्रा। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, कौन कौन सा? एक है बाड़ा लाचा दर्रा, एक है रोहतांग दर्रा, एक है रोहतांग दर्रा, और एक है सिपकीला दर्रा। कौन सा? ये 3 दर्रे हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी ये चीजें आपको पढ़ाई गई। ठीक है, फिर गया है नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो हम लोग कहेंगे अभी हम लोगों ने देखा था नाथुला दर्रा जो है वह सिक्किम में है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। इसका मतलब यह है कि यदि ये प्रश्न तब कर पाओगे जब आपको मैपिंग पर तगड़ी पकड़ होगी। तब दिया गया है सिपकीला, बोमडिला, नाथुला, लिपुलेख। इसमें यह कहा गया है पश्चिम से पूरब। इसका मतलब है कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे चलना है।
तो चलिए हम लोग इसी को देखते हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा, ये सिपकीला दर्रा कहां पर है, ये है हिमाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे ये है सिक्किम में। कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे सिक्किम में है। लिपुलेख दर्रा कहां पर है, तो ये है उत्तराखंड में। और सबसे पश्चिम में आओगे तो कौन सा राज्य मिलेगा, तो सबसे पहले आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले कौन आएगा, तो पहला आएगा। इसका मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों तो उत्तर हो गए पहले ही गलत। ठीक है, फिर हम लोग ढूंढेंगे हिमाचल प्रदेश के आगे बढ़ोगे तो कौन सा मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे उत्तराखंड मिलेगा। इसका मतलब ये है कि पहले के बाद कौन सा आएगा, तो वो आएगा चौथा। इसमें है चौथा और इसमें दूसरा, ये भी हो जाएगा फिर गलत। तो बचा कौन, हो जाएगा ऑप्शन सी सही। बाकी उसके बाद कौन सा आएगा, तो नाथुला दर्रा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सबसे पूरब में। इसका मतलब सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, तो हम लोग जानते हैं कि वह कौन सा दर्रा है, तो हम लोग कहेंगे वह है काराकोरम दर्रा। कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा है। तो इसमें काराकोरम है जोजिला, नाथुला, रोहतांग, खैबर, गलत। तो इसका मतलब यह है कि इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है, तो हमने बताया था कि वास्तव में काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही भारत के बड़े बड़े ग्लेशियर अथवा हिमनद स्थित हैं। और उसी में जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वह कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे सियाचिन। कहां पर स्थित है, तो हम लोग कहेंगे ये जो सियाचिन है ना, ये है काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। और इस काराकोरम पर्वत श्रेणी पर और कौन कौन से हैं, तो हम लोग कहेंगे सियाचिन तो है ही है। और कहां कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे यहीं पर है बाल्टोरा। और कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे यहीं पर है हिस्पार। कौन सा है, हम लोग कहेंगे यहीं पर है हिस्पार। और कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे यहीं पर है बियाफो। कौन सा है, यहीं पर है बियाफो। और कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे यहीं पर है बटूरा। कौन सा है, बटूरा है। ये 5 ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही स्थित हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। आपको पढ़ाया गया है कि मान लेते हैं कि ये क्या है, ये है, मान लेते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत। ये क्या है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, ये है प्रायद्वीपीय भारत। तो यहां पर देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक एक पर्वत श्रेणी है, ये है अरावली। और यहां से लेकर यहां तक एक पर्वत है, ये है विंध्याचल पर्वत। और इसी के बीच में देखा जाए तो यहां पर एक पठार है जिसका नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे मालवा का पठार। तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे मालवा का पठार है। छोटा नागपुर का पठार कहां पर है, तो हम लोग कहेंगे यह पठार जो है झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में है। झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में है। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है, कहां पर है, तो महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में है। और प्रायद्वीप का पठार, ये तो समझ लीजिए पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत के ही पठार की बात किया जा रहा है, जिस पर बहुत सारे पठार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जानते हैं कि मेघालय का पठार भी प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। तो ये इसमें पूछा गया है कौन सा मेघालय का पठार का भाग नहीं है। गारो है, हम लोग कहेंगे है। खासी है, जयंतिया है। अब बात यह थी क्या भुवन पहाड़ी है, तो भुवन पहाड़ी मेघालय के पठार का भाग नहीं है। इसका मतलब ये है, इसमें ये पूछा गया है अंश नहीं है, तो हम लोग कहेंगे ये अंश नहीं है। लेकिन यही खासी पहाड़ी पर एक पॉइंट और याद रखना, यहीं पर एक स्थान है जिसका नाम है मासिन राम, जहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। और उसके बाद देखा जाए तो गारो पहाड़ी पर एक चोटी है जिसका नाम है नोक रेक, और यह मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? ऐसे समझो, जैसे आप कहीं पर भी स्टेशन पर जाते हो या कहीं पर भी जाते हो तो वहां पर लिखा होता है समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचाई पर, या समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई पर स्टेशन पर लिखा होता है। तो बात यह है कि जो भारत में किसी भी स्थान की ऊंचाई मापी जाती है वह कहां से मापा जाता है, या ऐसे समझ लो जैसे हम लोग बात करें हिमालय पर्वत की कुछ ऊंचाई है, K2 या गाडविन आस्टीन की कुछ ऊंचाई है, तो ऊंचाई बात यह है कि मापा कहां से जाता है, उसका कुछ आधार है, तो कहां से ऊंचाई मापा जाता है? तो किसी भी स्थान की ऊंचाई जो है वह चेन्नई से मापा जाता है। कहां से? तो हम लोग कहेंगे चेन्नई से मापा जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप भी उत्तर देते रहिएगा। फिर कहा गया है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। 3 चीजें होती हैं, ध्यान से समझना। 3 चीजें होती हैं, एक होता है प्रादेशिक सीमा, आपको पढ़ाया गया है, एक होता है प्रादेशिक सीमा होता है। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो क्या होता है, एक होता है संलग्न क्षेत्र होता है। क्या होता है? एक होता है संलग्न क्षेत्र होता है, एक होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या होता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। क्या होता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। और इसके विस्तार की बात किया जाए तो आधार रेखा से लगभग 12 समुद्री मील तक पाया जाता है, ये लगभग 24 समुद्री मील तक पाया जाता है, और ये लगभग 200 समुद्री मील तक पाया जाता है। तो क्या पूछा गया है? प्रादेशिक जल सीमा, तो प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 समुद्री मील तक। और ध्यान देना समुद्री मील रहेगा, किलोमीटर नहीं रहेगा, और 1 समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है, ये भी याद रखना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? बहुत ही आसान प्रश्न है। पूछा गया है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, यदि ये कभी पूछ ले कुल तटरेखा की लंबाई, कुल तटरेखा की लंबाई की बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे कुल तटरेखा की लंबाई की बात किया जाए यह है 7516.6 किलोमीटर। लेकिन ये कभी पूछ ले कि मुख्य भूमि की कुल लंबाई कितनी होती है, तो ये होती है 6100 किलोमीटर। और इसी 6100 किलोमीटर पर देखा जाए तो 9 राज्य हैं, 9 राज्य हैं जिन्हें एक साथ क्या कहा जाता है? तटीय राज्य कहा जाता है। तो बताइए सबसे लंबी तटरेखा वाला कौन सा राज्य है? गुजरात है। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे तमिलनाडु है। सॉरी, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, फिर तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? अभी मैंने बताया कि भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, तो हम लोग कहेंगे 9 राज्य जो हैं वह तटरेखा से लगे हुए हैं। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और पूछा गया प्रश्न है। आप बताइए जो तट होता है, कहने का मतलब यह है कि ये मान लेते हैं कि तट होता है, तो जब जलराशियां इधर से जाएगा तो इसका अपर्दन होगा कि नहीं होगा? इसका इन क्षेत्रों का अपर्दन होगा कि नहीं होगा? तो होगा। सबसे ज्यादा किसके कारण होता है? तो हम लोग कहेंगे लहरों के कारण होता है। किसके कारण? तो हम लोग कहेंगे लहरों के कारण होता है। क्यों? क्योंकि ज्वार भाटा के कारण भी नहीं होता है, सुनामी तो डेली आती नहीं है, और धाराओं के कारण भी नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए, फिर कहा गया है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है? पहले ध्यान से समझना इस चीज को। मान लेते हैं कि ये क्या है, मान लेते हैं कि ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत का ये वाला है भाग। अब इसमें देखा जाए तो ये वाला जो भाग होता है, यहां तक गुजरात वाला जो भाग होता है, इसे तो कहा जाता है गुजरात का मैदान। क्या कहा जाता है? गुजरात का मैदान। और महाराष्ट्र एवं गोवा वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कोंकण का मैदान। क्या कहा जाता है? कोंकण का मैदान कहा जाता है। और कोंकण के मैदान के बाद देखा जाए तो कर्नाटक वाला क्षेत्र जो होता है उसे कहा जाता है कन्नड़ का मैदान।
और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक जो होता है इसे कहा जाता है मालाबार तट। क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे इसे कहा जाता है मालाबार तट कहा जाता है। और इसके बाद यहां से लेकर यहां तक के भाग को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। इसके ऊपर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश का मैदान पाया जाता है, तो आंध्रा का मैदान होता है। फिर इसके ऊपर देखा जाए तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उत्तरी सरकार। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है उत्तरी सरकार। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्या हो जाएगा? तो हम लोग कहेंगे ये हो जाएगा उत्तरी सरकार। चलिए, इसका मतलब पूछा जा रहा है कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन। तो यहां पर कृष्णा नदी अपना मुहाना बनाती है, यहां पर ये, तो इसके बीच वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है। ध्यान से समझना। यहां पर अभी मैंने बताया, देखो पहले प्रश्न इस चीज को पढ़ो तब समझ में आएगा। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है क्या है? कर्नाटक तट, कोंकण तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट। तो हम लोगों ने देखा कि ये पश्चिमी तटीय मैदान है, इसके उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग कहेंगे कोंकण का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे कोंकण का मैदान कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। मालाबार क्या होता है? ये पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को नहीं बल्कि दक्षिणी भाग को कहा जाता है। ठीक है ना। ये चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? तो हम लोग कहेंगे यह है सैडल पीक। कहां पर स्थित है? तो हम लोग कहेंगे यह उत्तरी अंडमान पर स्थित है। कहां पर? उत्तरी अंडमान पर स्थित है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए। लेकिन अगर कभी ये पूछ ले अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? तो हम लोग कहेंगे 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला दिया गया है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री जलमार्ग किसको किसको क्या करता है? पृथक करता है। अभी मैंने बताया कि 10 डिग्री चैनल किसको करता है? अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो वही यहां पर पूछ लिया गया, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक होते हैं? तो अंडमान और निकोबार पृथक होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है चिल्का झील में, पुलिकट झील में, महानदी के मुहाना पर या गोदावरी के मुहाना पर? बताओ कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर। चिल्का झील की बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे चिल्का झील की बात किया जाए तो यहां पर जो द्वीप है वह है व्हीलर द्वीप। क्या है? व्हीलर द्वीप। और इसी का नया नाम कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और इसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग कहेंगे इसी को कहा जाता है चांदीपुर द्वीप। और हम लोग जानते हैं कि इसी द्वीप से ही भारत में क्या किया जाता है? तो हम लोग कहेंगे मिसाइल प्रक्षेपण किया जाता है। क्या किया जाता है? तो हम लोग कहेंगे मिसाइल प्रक्षेपण किया जाता है। लेकिन पूछा गया है श्री हरिकोटा द्वीप, तो हम लोग कहेंगे यह स्थित है पुलिकट झील में। किस राज्य में? तो हम लोग कहेंगे आंध्र प्रदेश राज्य में। कहां पर? आंध्र प्रदेश राज्य में। और क्या किया जाता है? तो हम लोग कहेंगे यहीं से उपग्रह प्रक्षेपण किया जाता है। क्या किया जाता है? तो हम लोग कहेंगे यहीं से उपग्रह प्रक्षेपण किया जाता है। और उपग्रह प्रक्षेपण करने का कार्य कौन करता है? तो इसरो करता है। और इसरो का ही एक केंद्र है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। और वह सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे यहीं पर है।
सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर है? तो हम लोग कहेंगे सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वह यहीं पर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही। हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। फिर कहा गया है राम सेतु शुरू होता है। तो ध्यान से समझना, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। चलिए, इसको हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। चलिए, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं, तब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। यहां पर मैंने बताया था कि ये वाला प्रायद्वीपीय भारत ये वाला भाग है, और यहां पर ये वाला जो भाग है ये है श्रीलंका वाला भाग। और यहां पर देखा जाए तो एक द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप, और पंबन द्वीप का जो अंतिम बिंदु होता है इसका नाम क्या होता है? धनुषकोडी। क्या होता है? धनुषकोडी। और इसका भी उत्तरी बिंदु जो श्रीलंका का होता है उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है तलाई मन्नार। ठीक है ना, क्या नाम है? तलाई मन्नार। और इसी के बीच में देखा जाए तो लगभग 48 किलोमीटर लंबा एक पुल बनाया गया है जिसे राम सेतु पुल या आदमस पुल भी कहा जाता है। इसका मतलब कहां से शुरू होता है? धनुषकोडी से। कहां तक जाता है? तो हम लोग कहेंगे तलाई मन्नार तक जाता है। तलाई मन्नार तक जाता है। और इसके बीच की दूरी कितनी है? तो हम लोग कहेंगे ये है 48 किलोमीटर। कितना है? 48 किलोमीटर। ठीक है ना। पंबन से, तो पंबन तो ये तो पंबन का ही तो भाग है धनुषकोडी ना, जो सबसे अंतिम बिंदु होता है। ठीक है ना। रामेश्वरम द्वीप किसको कहा जाता है? तो हम लोग कहेंगे पंबन द्वीप को ही रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। चलिए, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो मैंने बताया था कि लक्षद्वीप में मुख्य रूप से कितने द्वीप पाए जाते हैं। जल्दी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताओ, तब तक इसके बारे में हम लोग और देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है ये भारत का। सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। कहां पर स्थित है? तो हम लोग कहेंगे अरब सागर में स्थित है। कहां पर? अरब सागर में स्थित है। राजधानी क्या होती है? तो हम लोग कहेंगे राजधानी होती है कावरत्ती। और क्या कहा जाए? तो हम लोग कहेंगे प्रवालों के अस्थिपंजर से निर्मित है। प्रवालों से निर्मित है, ये हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर भाषा की बात किया जाए तो यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है। और यहीं पर यदि आगे बात किया जाए, यहाँ पर हाई कोर्ट कौन सा है? हाई कोर्ट कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है ये आता है। तो कितने द्वीप हैं? तो हम लोग कहेंगे ये 36 द्वीपों का समूह है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? अभी मैंने बताया था कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो हम लोग कहेंगे रामेश्वरम द्वीप स्थित है। और इसी को और क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप का ही जो अंतिम बिंदु था, इसी का क्या नाम था? इसी का नाम था धनुषकोडी। क्या नाम था? इसी का नाम था धनुषकोडी। और यहां से लेकर यहां से देखा जाए ये श्रीलंका था, इसका उत्तरी बिंदु क्या था? इसी का नाम था तलाई मन्नार। क्या नाम था? इसी का नाम था तलाई मन्नार। और इसी के बीच में देखा जाए तो एक पुल बनाया गया है जिसका नाम क्या है? तो इसी का नाम है राम सेतु। क्या नाम है? राम सेतु। इसी की लंबाई कितनी है? 48 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या पूछा गया है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य है, तो हम लोग कहेंगे रामेश्वरम द्वीप है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप जो है वह है सालसेट द्वीप। कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे वह है सालसेट द्वीप। कैसे है? तो हम लोग कहेंगे वास्तव में सालसेट द्वीप पर ही मुंबई भी स्थित है। और यहीं पर देखा जाए तो मुंबई का जो थाने शहर है या थाने स्थान है वो भी स्थित है। और यहीं पर देखा जाए तो और क्या है? तो हम लोग कहेंगे यहीं पर देखा जाए तो संजय गांधी नेशनल पार्क है। संजय गांधी नेशनल पार्क है। और कहीं पर मुंबई आ जाए और वहां पर जनसंख्या ना हो, ऐसा हो सकता है? सबसे घना शहर है। तो सबसे आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे सालसेट द्वीप है। कहां पर है? तो मुंबई के तट पर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
सर्क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य में है? मैंने आपको पढ़ाया है विवाद किन दो देशों के मध्य में है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताओ। भारत एवं चीन के बीच में यदि कहा जाए तो हम लोग कहेंगे एक तो है मैकमोहन रेखा विवादित है, क्योंकि मैकमोहन रेखा को चीन मानता नहीं, मैकमोहन रेखा विवादित है। और कौन सा है तो हम लोग कहेंगे और देखा जाए तो अक्साई चीन वाला क्षेत्र विवादित है, जो 1962 में कब्जा कर लिए थे। अक्साई चीन वाला क्षेत्र विवादित है। और कौन सा क्षेत्र है तो हम लोग कहेंगे यहीं पर देखा जाए तो सांगुर झील, एक सांगुर दर्रा है, ये भी विवादित है। ठीक है ना। चलिए, तो सर्क्रिक किसके बीच में विवादित है तो हम लोग कहेंगे भारत एवं पाकिस्तान के बीच में विवादित है। इसी में देखा जाए तो पीओके वाला क्षेत्र भी विवादित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह है, मैंने बताया था कि विदर्भ एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा वगैरह बहुत कम होती है। यहाँ पर नए राज्य की मांग किया जा रहा है, और ये कहां पर है तो महाराष्ट्र का एक अंग है, जो कि महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में है। ये कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो इसको याद रखना। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। अब बताना है सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है और सिलिकॉन स्टेट किसे कहा जाता है, ये बताओ। सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है कर्नाटक को। किसे कहा जाता है तो हम लोग कहेंगे कर्नाटक को कहा जाता है। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है तो हम लोग कहेंगे बंगलुरु को कहा जाता है। लेकिन अगर ये कहा जाए विश्व में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है तो हम लोग कहेंगे लॉस एंजिल्स को कहा जाता है। किसे तो हम लोग कहेंगे लॉस एंजिल्स को कहा जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। फिर दिया गया है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो आ जाता है हमारा राजस्थान। कौन? राजस्थान। फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। चलिए, राजस्थान कहां पर है? यहां पर है। मध्य प्रदेश गलत, महाराष्ट्र गलत, मध्य प्रदेश गलत। तो यही हो, सीधी सी बात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मतलब एक भी पता होगा कि राजस्थान, उसके आधार पर भी आप सही प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती हैं? कहने का मतलब हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है। और यदि केंद्र शासित प्रदेश को भी ले लिया जाए, दिल्ली को भी ले लिया जाए, यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को भी ले लिया जाए, तो 9 क्षेत्रों से सीमा साझा करता है। तो पूछा गया किससे किससे सीमा साझा करता है? पंजाब से करता है? नहीं करता है। राजस्थान से करता है? करता है। छत्तीसगढ़ से करता है? करता है। झारखंड से करता है? हम लोग कहेंगे करता है। तो कौन कौन से? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है। चलिए, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? कहने का मतलब यह है कि असम कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो हम लोग कहेंगे असम जो है वह 7 राज्यों से सीमा बनाता है। कैसे? पूर्वोत्तर भारत में जितने हैं राज्य, 7 राज्य हैं, 7 के 7 राज्यों से सीमा बनाता ही बनाता है। लेकिन कहोगे उसमें तो एक असम भी हो जाएगा, तो 6 हो जाएंगे। तो हम लोग कहेंगे असम जो है वह पश्चिम बंगाल से भी सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है, और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के जितने राज्य पाए जाते हैं उनसे भी सीमा बनाता है। अब 7 + 1 बराबर कितने हो गए? 8। तो 8 में से एक असम भी तो है, 8 को निकाल दोगे तो कितने राज्यों से सीमा बनाता है? हम लोग कहेंगे 7 राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं। अगला दिया गया है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। यहां पर देखना पूछ क्या रहा है, यहां पर पूछ रहा है उभयनिष्ठ नहीं है। महाराष्ट्र से सीमा बनाता है, हम लोग कहेंगे बनाता है। उड़ीसा के साथ बनाता है, हम लोग कहेंगे बनाता है। आंध्र प्रदेश के साथ बनाता है, हम लोग कहेंगे बनाता है। लेकिन बिहार के साथ बनाता है, हम लोग कहेंगे ना, नहीं बनाता है। तो उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम लोग कहेंगे बिहार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है। उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही। अगला देखते हैं। फिर कहा गया है, कौन सा राज्य
उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। हम लोगों ने देखा था पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को एक साथ क्या कहा जाता है, तो 7 सिस्टर्स कहा जाता है। और इन 7 सिस्टर्स में देखा जाए तो कौन कौन से राज्य होते हैं। हालांकि एक ट्रिक है मामी एटीएम आना, लेकिन मैं थोड़ा सा ट्रिक को ज्यादा वरीयता नहीं देता हूं। मेरे कहने का मतलब यह है, मैं चाहता हूं कि सारे के सारे लोग थोड़ा सा अपने दिमाग में मानचित्र को बैठाएं कि कहां पर क्या चीजें हैं, कहां पर क्या चीजें नहीं है। तो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग कहेंगे असम है, फिर देखा जाए तो हम लोग कहेंगे एक है अरुणाचल प्रदेश है, फिर देखा जाए तो हम लोग कहेंगे नागालैंड है, नागालैंड के बाद कहा जाए तो हम लोग कहेंगे मणिपुर है, मणिपुर के बाद बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे मिजोरम है, और मिजोरम के बाद बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे त्रिपुरा है, और त्रिपुरा के बाद यदि बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे मेघालय है। कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे मेघालय है। 1 2 3 4 5 6 7 क्या पूछा गया, भाग नहीं है। मेघालय है तो हम लोग कहेंगे मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है ना, इसका मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन थी। ठीक है ना, कहने का मतलब आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। कब बना था, तो 1953 में बना था। लेकिन उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो हम लोग कहेंगे उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी करनूल। क्या हुआ करती थी, तो हम लोग कहेंगे उस समय राजधानी हुआ करती थी करनूल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर कहा गया है, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। बच्चे को पता है भारत के किस प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले हैं, तो हम लोग कहेंगे उत्तर प्रदेश में जिले हैं। कितने हैं, तो हम लोग कहेंगे 75 जिले हैं। कितने जिले हैं, तो हम लोग कहेंगे 75 जिले हैं। अगला दिया गया है, सोनभद्र को स्पर्श करती है 2 राज्यों की सीमा, 3 राज्यों की सीमा, 4 राज्यों की सीमा या 5 राज्यों की सीमा। मैंने आपको पढ़ाया है और बताया है कि सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो सर्वाधिक और 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों, 4 राज्यों से सीमा बनाता है। किससे बनाता है, सबसे पहले हम लोग कहेंगे मध्य प्रदेश से बनाता है। फिर किससे बनाता है, तो हम लोग कहेंगे छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है। किससे, छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है। फिर किससे, तो हम लोग कहेंगे झारखंड से सीमा बनाता है। फिर किससे, तो हम लोग कहेंगे बिहार से सीमा बनाता है। 4 राज्य, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। कहने का मतलब यहां पर ध्यान देना है, सुमेलित है। ठीक है ना, पहला है असम, असम की राजधानी होती है दिसपुर, इसका मतलब ये सही सुमेलित नहीं है। मेघालय की राजधानी क्या होती है, तो हम लोग कहेंगे शिलोंग, ये इसकी राजधानी नहीं होती है, ये हो जाएगा गलत। मिजोरम की राजधानी आइजोल होती है, इसका मतलब ये हो जाएगा सही। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा, तो ये भी हो जाएगा गलत, इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन ध्यान से समझना। मैंने पहले बताया है कि इस तरह के प्रश्न होते हैं सबसे आसान, बस आपको ये आ जाए कि इस तरह के प्रश्न करने कैसे हैं। बस जैसे मान लेते हैं, दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड राजधानियों के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दिया गया असम की राजधानी क्या होती है, मान लेते हैं दिसपुर। अब बस एक पता है ना, तो आप ढूंढेंगे कि एक के नीचे 3 कहां पर है, तो एक के नीचे 3 कहां पर है, सिर्फ यही अकेला है। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत, इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, मतलब सिर्फ एक के आधार पे मैंने उत्तर आपको बता दिया। बाकी आप देखोगे नागालैंड, तो हम लोग कहेंगे ये होती है कोहिमा। फिर अरुणाचल प्रदेश, तो हम लोग कहेंगे ईटानगर। मेघालय, ये होती है शिलांग। आगे देखोगे तो मिल भी जाएगा। तो बी के नीचे क्या होगा, दूसरा होगा, तो बी के नीचे देखोगे दूसरा है। सी के नीचे क्या होगा, तो सी कहां गया है, चौथा, तो सी के नीचे है चौथा। लेकिन हम लोगों ने उत्तर एक के ही आधार पर निकाल दिया। ठीक है,
तो आप जो उत्तर दोगे सिर्फ एक को पकड़ोगे, उसी के आधार पर उत्तर दे दोगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? तो अभी मैंने बताया उत्तर प्रदेश कितने 8 राज्यों से सीमा बनाता है। यदि दिल्ली को भी ले लिया जाए तब कितने हो जाएंगे? 9 क्षेत्रों से सीमा बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया था कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे यह लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप के बारे में तो हम लोगों ने भी डिटेल में देखा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। मैंने आपको पढ़ाया है कि पुदुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में और 4 स्थानों पर फैला हुआ है। किस किस राज्य में पाया जाता है इसका विस्तार? तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, आंध्रा में पाया जाता है, और देखा जाए तो तमिलनाडु में पाया जाता है, और देखा जाए तो हम लोग कहेंगे केरल में पाया जाता है। तो चलिए मिलाते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र गलत, महाराष्ट्र में नहीं पाया जाता। तमिलनाडु, कर्नाटक में नहीं पाया जाता। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बहुत ही आसान सा प्रश्न। दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहले दमन एवं दीव की स्थिति को समझो। ये मान लेते हैं ये है, तो इसमें दमन की स्थिति यहां पर ये है दमन, और दीव है यहां पर। ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, पहला है स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था। कहने का मतलब है क्या? स्वतंत्रता के पहले यहां पर अंग्रेजों का अधिकार था, हम लोग कहेंगे गलत। यहां पर किसका अधिकार था? तो हम लोग कहेंगे यहां पर पुर्तगालियों का अधिकार था। किसका? पुर्तगालियों का अधिकार था। और हम लोग जानते हैं कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आते हैं 1498 में, और सबसे बाद में जाते हैं 1961 में, यानी आजादी के बाद भी रहते हैं 1961 में जाते हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में थे, गोवा पुर्तगाल वाले क्षेत्र में, सॉरी गोवा, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली यहीं पर थे। तो स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आधिपत्य में था, गलत, पुर्तगालियों के आधिपत्य में था। दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी स्थित है, तो हम लोग कहेंगे सही है। बीच में यहीं पर तो खंभात की खाड़ी है, तो हम लोग कहेंगे ये हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सही। इसकी राजधानी दमन है, तो दमन एवं दीव की राजधानी दमन ही है, ये बात सही है। ठीक है ना। चलिए, इसका मतलब पहला और दूसरा हो जाएगा सही, तो पहला दूसरा सॉरी दूसरा और तीसरा हो जाएगा सही, तो दूसरा और तीसरा सही है, इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है ना, क्या बात है भाई। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? यहां पर यह पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 राज्य हैं। अब ये बताओ कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? गोवा है, हम लोग कहेंगे ना ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा यही। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। क्या बात है भाई रणजीत। चलिए, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? फिर वही प्रश्न है क्या भाई? चलिए वही प्रश्न है, तो ये हो जाएगा गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे अगला प्रश्न है, भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों में किसे संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है? कहने का मतलब पहले यह मान के चलते हैं कि इतना समझ लो कि यह एक, इससे कुछ नहीं मतलब है, ऐसे समझो, मैं बिल्कुल आसान शब्दों में समझाता हूं। भारतीय स्थल पिंड सरका है, बस इतना समझो बस। तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला भाग पहले अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ करता था, जिसके कारण ये इधर की ओर बढ़ा, यानी उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा। उसके बाद तथित सागर से टकराया, जिसके कारण हिमालय वगैरह का निर्माण किया। तो किधर सरका? उत्तर को सरका, एकदम सही तो नहीं है। दक्षिण को सरका, ये तो एकदम गलत है। पश्चिम को सरका, एकदम गलत है। पूर्व को सरका, भाई पूर्व को तो नहीं सरका।
तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा? उत्तर को सरका, या एग्जैक्ट की बात करें उत्तर पूर्व की ओर सरका। ठीक है ना। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप ये वाला पहले किसका भाग था? तो हम लोग कहेंगे यही तो पहले गोंडवाना लैंड का भाग था। किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? मैंने आपको बताया था कि भारत को प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो हम लोग कहेंगे भारत को प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? तो हम लोग कहेंगे एक है प्रायद्वीपीय भारत, एक है प्रायद्वीपीय भारत। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखा जाए तो उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। उसके बाद देखा जाए तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। क्या है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। और चौथे नंबर पे देखा जाए तो तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह हो जाएगा। तो कितने भागों में? तो हम लोग कहेंगे 4 भागों में विभाजित है। अगला देखते हैं। अगला है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ये आपको बताया गया है कि किन क्षेत्रों में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो हम लोग कहेंगे तराई क्षेत्रों में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। और ये तराई क्षेत्र कहां पर पाए जाते हैं? तो हम लोग कहेंगे शिवालिक के दक्षिण में क्या पाया जाता है? भाभर की पेटी पाया जाता है। और भाभर की पेटी के दक्षिण में क्या पाया जाता है? तो हम लोग कहेंगे तराई क्षेत्र पाया जाता है। और इन्हीं तराई क्षेत्रों में ही पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। कहने का मतलब है कि हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? पैर वाला भाग कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। एक मुख्य हिमालय, एक महान हिमालय, एक मध्य हिमालय, एक शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक जो होती है वह सबसे दक्षिण में होती है, वह सबसे नीचे होती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग कहेंगे इसमें हो जाएगा शिवालिक हिमालय। कौन सा हो जाएगा? शिवालिक हिमालय। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो हम लोग कहेंगे इसमें से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी जो है वह है शिवालिक। कौन है? वह है शिवालिक। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए, ये हो गए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर कल से 50 ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों की श्रृंखला वैसे आगे चलती रहेगी। तो चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रश्न कैसे लगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। धन्यवाद। ओके सर।